युद्ध के 49 दिन हो गए हैं। यूक्रेन में लगातार बमबारी होते हुए जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, सैकड़ों आम लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर, अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच रूसी सेना पर लगा है एक बहुत बड़ा आरोप। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस पर लगा है यूक्रेन में रासायनिक हथियारों से हमला करने का आरोप। क्या रूसी सेना ने चुपके से युद्ध में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है? खबरों के मुताबिक रूस ने ड्रोन के जरिए केमिकल हथियारों से अटैक किया। केमिकल अटैक की खबरों पर यूक्रेन सहित दुनिया के बड़े देशों ने चिंता जताई है। अगर ये खबर सच्ची है तो समझ लीजिए यूक्रेन पर रूस की तरफ से किया गया ये सबसे भयानक हमला हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि क्या वाकई रूस ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जा चुका है। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को बेहद भयानक बताकर इस पर रोक लगाई गई है। इस समझौते में रूस भी शामिल है, लेकिन बावजूद इसके रूसी सेनाओं के ऊपर केमिकल अटैक का आरोप लगाया जा रहा है। OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के मुताबिक ये ऐसे हथियार है जिनमें जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों की जान लेने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि पल भर में न सिर्फ हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं, बल्कि लोगों को अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन में केमिकल हमले पर चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मैरिस पेन ने ये कहा है कि अगर रूस ने ऐसा किया है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बड़ा उल्लंघन है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि वो इस बात का पता लगा रही हैं कि क्या वाकई रूस ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, रिपोर्ट्स है कि रूसी सेना ने मारियोपोल के लोगों पर हमले में रासायनिक एजेंटों का इस्तेमाल किया है। हम इसकी पुष्टि के लिए सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह के हथियारों का कोई भी इस्तेमाल इस संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाएगा। हम पुतिन और उनके शासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी कई बार रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा चुके हैं। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने एक बार फिर कहा है कि इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। रासायनिक हमले लोगों की चिंता को बढ़ा तो रहे ही हैं, लेकिन एक और बड़ी फिक्र वाली खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में बच्चों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि लाखों बच्चों के पास न सिर्फ खाने की कमी है, बल्कि लड़ाई की वजह से पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 2/3 बच्चे घर छोड़ चुके हैं। अब तक यूक्रेन में 142 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 229 बच्चे जख्मी हैं। करीब 32 लाख बच्चे अभी भी यूक्रेन में अपने घरों में मौजूद हैं। करीब 16 लाख बच्चों को खाना नहीं मिलने का रिस्क है। करीब 14 लाख के पास पीने का पानी नहीं है। तो देखिए, यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना ने मारियोपोल शहर के ऊपर ड्रोन से केमिकल की बारिश की और आरोपों के अनुसार केमिकल अटैक की वजह से उसके सैनिक और आम लोग बीमार हो गए हैं। लेकिन एबीपी न्यूज की टीम मारियोपोल में ही मौजूद थी और वहां से बम धमाकों और गोलाबारी की आवाज तो आ ही रही थी, लेकिन केमिकल वेपन के इस्तेमाल जैसी कोई बात फिलहाल सामने नहीं आई है। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सीधे मारियोपोल से देखिए। यूक्रेन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर गुजरते दिन के साथ तबाही बढ़ती ही जा रही है। मारियोपोल के मेयर का दावा है कि रूसी सैनिकों के हमले में 10,000 लोग मारे गए हैं। मारियोपोल शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आज क्योंकि 40-45 दिन से जंग चल रही थी, लोगों के लिए खाने पीने की किल्लत थी, दिक्कत थी। इसीलिए जैसे ही मारियोपोल शहर में हम लोग दाखिल हुए, यहाँ पर रूसी सेना ने यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम, कपड़े तक के इंतज़ाम यहाँ पर किया। ये हम लोग देख रहे हैं कि जेड गाड़ी जो रूसी सेना की है और उनके जो सैनिक हैं यहाँ पर, जो महिला सैनिक भी हैं, वो सभी जो स्थानीय लोग हैं उनको खाने पीने का सामान यहाँ पर ये पॉलीथीन बैग्स में दे रहे हैं। कपड़े तक भी यहाँ पर हैं और जहाँ तक नज़र जाएगी, देखिए ये लाइन देखिए, कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से शुरू होके और ये यहाँ से जा रही है इतनी दूर तक। ये तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। दावा किया गया है कि मारियोपोल के स्टील प्लांट में मौजूद करीब 100 जवान निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूसी सैनिकों ने हमला कर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।
मारियोपोल में शायद ही कोई इमारत ऐसी बची हो जो सही सलामत नजर आ रही हो। हर तरफ बर्बाद हुई इमारतें और उनका मलबा है। पूरा शहर जहाँ जैसे ही हमने एंटर किया इस मारियोपोल शहर में, पूरा ये बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्डिंग देखिए पूरी, पीछे देखेंगे पूरी बिल्डिंग जो है पूरी जो है जिस पर मिसाइल के अटैक हुए हैं, ये यहाँ पर इस जगह पर। और ये जो गड्ढे आप जो देख रहे हैं, गड्ढे भी, ये गड्ढे जो है ये कोई आम गड्ढे नहीं है, ये सब बम यहाँ पर आकर गिरे हैं, मिसाइल आकर गिरी, जो कि यहाँ पर रूसी सेना की और जो डोनेट्स्क मिलिशिया है उसकी यहाँ पर चेक पोस्ट है, उसके ये निशान यहाँ पर है। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें भी ये हिदायत दी गई कि बिल्कुल सावधानी बरतती है। अभी जंग जरूर खत्म हो चुकी है, लेकिन मिसाइल कहीं से भी यहाँ आकर गिर सकती है, या फिर यूएवी यानी कि ड्रोन से भी अटैक यहाँ पर हो सकता है, इसलिए हमें बहुत संभल कर रहना है। रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। हमले का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया है। दावे के मुताबिक ये टर्की से लिया गया बायरक्टर TB2 ड्रोन था, जिसे ब्लैक सी के ऊपर मारा गया है। यूक्रेन और रूस की जंग फिलहाल खत्म होती तो नहीं दिख रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात कर चुके हैं। मीटिंग के बाद पुतिन ने जो बयान दिया उससे साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन पर हमला अभी रुकने वाला नहीं। साफ है, यूक्रेन ने पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से नाटो संगठन में शामिल होने के संकेत दिए, उसे रूस ने बड़ा खतरा माना है और आखिरकार उसने यूक्रेन पर हमला कर ही दिया। जंग के करीब 50 दिन होने वाले हैं और यूक्रेन करीब करीब तबाह हो चुका है। तो मारियोपोल में क्या हालात है आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा। वहीं युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को नरसंहार कहा है। बाइडेन ने कहा है कि पुतिन जो कर रहे हैं उसके सबूत दुनिया के सामने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को नरसंहार करार दिया है और कहा है कि जो पुतिन कर रहे हैं उसके सबूत दुनिया के सामने हैं। तो किस तरीके से नरसंहार हुआ है उसके सबूत दुनिया के सामने हैं। खबरें लगातार नमस्ते भारत में जारी हैं। देखिए, इस बीच गोरखपुर हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक आरोपी मुर्तजा के कमरे से एटीएस ने एक डोंगल बरामद किया है और सोमवार की रात मुर्तजा के कमरे की तलाशी के दौरान ये डोंगल बरामद किया गया। अलमारी में डोंगल को छिपा कर रखा गया था। आईपी एड्रेस के जरिए विदेशी कनेक्शन तलाशने की कोशिश हो रही है और सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर में मुर्तजा से पूछताछ हो रही है। डोंगल मुर्तजा के कमरे से बरामद किया गया था। डोंगल के जरिए विदेशी कनेक्शन तलाशने की कोशिश हो रही है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। संजय, डोंगल बरामद हुआ है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या मिल पा रही है? इससे जुड़ा कुछ और आगे कुछ बात निकल पाई है अभी तक? आदर 16 अप्रैल तक की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत करी है कोर्ट ने और उसके बाद लेकर के मुर्तजा को एटीएस की टीमें अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। उसके घर पर भी छापेमारी हुई थी क्योंकि जो लगातार पूछताछ मुर्तजा से हुई है उसमें कई सारी जानकारियां मिली हैं, कई सारे कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चला है। ये भी मालूम चला था कि जो इंटरनेट वो इस्तेमाल करता था, जिनके जरिए वो कट्टरपंथी वेबसाइट पर जाता था, कुछ लोगों के वीडियोस देखता था, कुछ टेररिस्ट की वेबसाइट पर जाता था, तो उन सारी जो जानकारियां हैं ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के जरिए मिलेंगी और वो जो डोंगल है जिसका इस्तेमाल ये इंटरनेट में करता था वो घर से उससे बरामद किया है और उसकी छानबीन के लिए उसको आगे भेजा गया है जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास। और ये भी पता चला है कि जो मदरसे जहाँ पर ये मुर्तजा जाता था, नेपाल, आपको याद होगा कि जब ये नेपाल गया था तो उसके पहले भी महाराजगंज के मदरसों में ये गया था, तो उन मदरसों में भी लेकर के एटीएस की टीमें इसको गई हैं और वहाँ भी पड़ताल की। बहरहाल अब इसको लखनऊ बुलाया जा चुका है और यहाँ लंबी पूछताछ होगी और जो भी जानकारियां, जो भी तथ्य आदर्श मिले हैं एटीएस को मुर्तजा से पूछताछ में उनको पुख्ता किया जाएगा। साथ ही साथ अब तक ये जानकारी मिली है लगभग 50 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और लंबी जो पूछताछ है मुर्तजा से 16 अप्रैल तक अभी चलती रहेगी क्योंकि पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत हुई है। जी ठीक संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा आपसे हम लेते रहेंगे। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से आपको दिखा देते हैं। बात करते हैं अमेरिका में हुई फायरिंग की। देखिए, इसी तरह का ये एक सबवे स्टेशन था जहां पर मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग हुई। तो न्यूयॉर्क मेट्रो हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में कुल 23 लोग घायल हुए, 10 को गोली लगी जबकि 13 भगदड़ में घायल हो गए। अच्छी बात यह है कि किसी की हालत गंभीर नहीं है। 2 स्मोक ग्रेनेड ट्रेन के फ्लोर पर फेंके गए। तो न्यूयॉर्क मेट्रो में
हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूयॉर्क मेट्रो के इस हमले में 23 लोग जख्मी हुए, 10 लोगों को गोली लगी, 13 लोग भगदड़ में घायल हो गए। हमलावर ने 2 स्मोक ग्रेनेड फेंके थे, जिसके बाद ये पूरी अफरा तफरी हो गई। धुएं के बाद हमलावर ने 33 दफा गोलियां भी चलाई, जिसमें 3 महिलाओं समेत 10 लोग घायल हुए हैं। गैसोलीन भी यहां से मिली है, साथ ही कुछ घरेलू आतिशबाजी का बारूद भी बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो न्यूयॉर्क शहर के मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके और फायरिंग का मोस्ट वांटेड मास्क मैन, कल लगातार उसकी खोज होती रही और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि अब तक ये हमलावर गिरफ्त में नहीं आ पाया है। मेट्रो ट्रेन के भीतर धुआं हो गया, फायरिंग की आवाज से भगदड़ मच गई, अफरा तफरी और चीख पुकार सुनाई देने लगी। ये सब हुआ अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर। अमेरिकी समय के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 8:30 बजे की बात है। पुलिस के मुताबिक हमलावर कंस्ट्रक्शन वर्कर की ड्रेस में था। उसने पहले धुआं फैलाने वाला बम फेंका, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। उसके बाद उसने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। मेट्रो ट्रेन के अंदर फायरिंग करता हुआ वो संदिग्ध कैमरे में कैद हुआ, लेकिन बहुत साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस ने संदिग्ध का हुलिया बताया है और कहा है कि हमलावर गैस मास्क पहनकर आया था। इस हमले में 16 लोग घायल हुए हैं, 10 लोगों को हमलावर की गोली लगी है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो किस तरीके से यहाँ पर यह हमला हुआ हमने आपको दिखाया। फिलहाल जो वहाँ पर जांच एजेंसियां हैं आतंकी हमले की दिशा में जांच नहीं कर रही हैं। हमारे साथ न्यूयॉर्क से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, जांच को लेकर ताजा अपडेट क्या है? देखिए अपर्णा, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूं ये न्यूयॉर्क का वही ब्रुकलिन का इलाका है, वही 36 स्ट्रीट है, जिसके ठीक नीचे, इस सड़क के नीचे जहां मैं खड़ा हूं वो सबवे स्टेशन है, जहां अब से करीब 12 घंटे पहले वो हादसा, वो घटना हुई थी जिसके अंदर स्मोक ग्रेनेड फेंक कर गोलीबारी की गई, जिसके अंदर करीब 23 लोग घायल हुए, 10 लोगों को गोली लगी है। लेकिन 12 घंटे बाद भी, इस घटना के 12 घंटे बाद भी अब तक उस हमलावर को, उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। जो जानकारी मिल पाई है उसका हुलिया जारी किया गया है, करीब $50,000 का इनाम रखा गया है इस शख्स को का पता बताने वाले पे, इसे पकड़वाने वाले पे। लेकिन फिलहाल इसे पकड़ा नहीं जा सका है। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं, इसके साथ साथ कुछ गैसोलीन बरामद किया गया है। साथ ही जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह पता नहीं लग पाया है कि इसका मोटिव क्या था। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि फिलहाल अब भी इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की जो क्राइम सीन यूनिट है वो यहां मौजूद है। इसके अलावा FBI की टीम्स इस समय पे यहां पे मौजूद हैं और यही जो इलाका है, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। आप पुलिस अधिकारियों को देख सकते हैं, इस समय भी इसके नीचे जो एविडेंसेस हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है और लोगों से कहा गया है कि इस घटना से जुड़ी जो भी जानकारी मिल सकती हो, जो भी तस्वीरें हों, जो वीडियोज हों, जो भी चीजें हों, वो पुलिस को मुहैया कराएं ताकि इस व्यक्ति को पकड़ा जा सके, इसकी जानकारियां जुटाई जा सकें। और साथ ही लोगों की मदद से स्केचेस बनाने की कवायद भी चल रही है। तो वो तमाम इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रहा है। हालांकि फिलहाल ये मान के चला जा रहा है, पुलिस ने ये जरूर कहा है, अब से 2 ब्रीफिंग्स जो हुई हैं, अब से कुछ देर पहले जो हालिया ब्रीफिंग हुई है, ताजा ब्रीफिंग हुई है, उसके अंदर ये बताया गया है कि इसमें टेरर का एंगल नहीं है, लेकिन मोटिव अभी भी क्लियर नहीं है कि आखिर इस शख्स ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। ये बात जरूर है कि जिस तरीके का सामान मिला है उसमें इस चीज के सबूत मिलते हैं कि यह घटना और बड़ी हो सकती थी। अगर ये 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में होता जहां लोगों को बचने की जगह न मिलती, भगदड़ की जगह से निकलने की जगह न मिलती, तो शायद ये हादसा और बड़ा हो सकता था। अगर उसकी पिस्टल जाम नहीं हुई होती तो यह घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। अगर वो गैसोलीन और बारूद के अंदर आग लगाने में कामयाब हो जाता तो यह घटना और बड़ी हो सकती थी, क्योंकि वो तैयारी से ज्यादा आया था। और साथ ही जिस तरीके से वो शख्स बच निकलने में कामयाब हुआ, उससे और भी सवाल खड़े होते हैं कि इस घटना को अंजाम देने के बावजूद वो शख्स बच निकलने में कैसे कामयाब हुआ। तो ये तमाम जो एंगल हैं उससे जांच हो रही है। साथ ही इस चीज की भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं इसके साथ कुछ और लोग भी तो इस साजिश के अंदर शामिल नहीं थे। जी बिल्कुल प्रणय, तो प्री प्लान ये पूरा हमला नजर आया। जरा ब्रुकलिन के बारे में बताएं, इस पूरे इलाके की जो ज्योग्राफी डेमोग्राफी है वो किस तरह की है? कहा जाता है बड़ी संख्या में भारतीय भी यहाँ पर रहते हैं।
बिल्कुल, यहाँ पे काफी संख्या में भारतीय ब्रुकलिन के अंदर रहते हैं। ये सबर्ब का इलाका है, न्यूयॉर्क से सटा हुआ है, ब्रुकलिन का इलाका, न्यूयॉर्क का ही का इलाका कहा जाता है ये, लेकिन ये सबर्बन एरिया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जो खासतौर पर भारतीय आबादी की अगर हम बात करें या जो हिस्पैनिक आबादी है या बांग्लादेशी आबादी है, नेपाली हैं, इस तरीके से बहुत सारे साउथ एशियन आबादी भी इस पूरे इलाके के अंदर, ब्रुकलिन के इलाके में काफी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जिस जगह पे हम खड़े हैं, आप ये देखिए स्कूल का बोर्ड लग रहा है, यानी यहाँ से नजदीक में ही स्कूल है। जिस जगह पे इस घटना को अंजाम दिया गया, उस 36 स्ट्रीट के सबवे स्टेशन पे जहां ये घटना हुई, वहां से नजदीक में स्कूल है। हालांकि तत्काल स्कूल को बंद कर दिया गया और ये स्कूल संभवतः अब कल खुलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस पूरे इलाके को फिलहाल अब भी 12 घंटे बाद भी, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता, फिलहाल यहां पर जो येलो रिबन है, क्राइम सीन येलो रिबन्स हैं, वो देखी जा सकती हैं। इस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है, साथ ही पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहां पर तैनात हैं और जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो अब भी इस जगह पर मौजूद हैं, यहां पर तैनात हैं और इसके साथ साथ FBI की टीम्स जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। क्राइम सीन के हर फोटोग्राफ को जमा किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जो है वो किया गया है, उस जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, CCTV फुटेज है। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इस शख्स की तस्वीर किसी CCTV के अंदर कैद नहीं हो पाई क्योंकि सबवे में CCTV उस समय काम नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक का भी ये मामला साफ तौर पर नजर आता है। इस एंगल से भी जांच हो रही है कि आखिर ये घटना किस तरीके से हुई, किस तरीके से ये शख्स सबवे स्टेशन के अंदर इस तरीके से जो गोला बारूद है वो लेकर दाखिल हुआ और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें 3 महिलाएं और 7 पुरुष जो हैं वो घायल हुए हैं गोलियां लगने के कारण, और साथ ही करीब 13 लोग जो हैं वो इस भगदड़ के अंदर घायल हुए हैं क्योंकि सबवे स्टेशन में यह घटना हुई जहां से लोगों के लिए निकलना मुश्किल होता है। प्रणय, एक और सवाल जो इस पूरी घटना के बाद उठने लगा है, उस पर बहस फिर तेज हो गई है अमेरिका में गन रेगुलेशन पर। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से लगातार अमेरिका के अंदर एक बहस का मुद्दा बना हुआ है और सेकंड अमेंडमेंट के कारण ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जिसके ऊपर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में मतभेद हैं। और अगर आप देखें कि एक दिन पहले का ही राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट अगर आप देखें, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस से अपील करता हूं कि वो मैंडेटरी बैकग्राउंड चेक को अप्रूव करें, गन कंट्रोल के अंदर उसके जो पाबंदियां हैं उन्हें लागू करने में मदद करें, जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें पास किया जाए। डेमोक्रेट्स बहुत लंबे समय से इस चीज की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका खामियाजा लगातार अमेरिका में लोग भुगत रहे हैं क्योंकि कभी थिएटर के अंदर गोलीबारी हो जाती है, कभी स्कूल में होती है, कभी कॉलेजेस के अंदर होती है, ये सबवे स्टेशंस के अंदर भी गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है और सबवे स्टेशन में सुबह के समय जब लोग ऑफिस के लिए जा रहे हों, लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हों, ऐसे समय में इस तरीके की घटना का होना निश्चित रूप से इस चीज की चिंताओं को बढ़ाता है। खासतौर पर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स जो हैं, ऐसे लोग जो कि शांति से अमन के साथ रहना चाहते हैं। सबवे स्टेशन यातायात का बड़ा साधन होता है। वही मास्कमैन जो हमला करके यहां से भाग निकला, गोलीबारी की, धुएं का गुबार वहां पर नजर आया, पैनिक की स्थिति बन गई, अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है। आइए आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड मैप में जो अमेरिका है आप उस तरफ देख सकते हैं, अमेरिका का यही ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन न्यूयॉर्क में मौजूद है जहां पर कल हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, मास्कमैन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कि ये वही एरिया है जहां पर हमला हुआ, मेट्रो स्टेशन पर, सनसेट पार्क ब्रुकलिन। ये देखिए, ये इतना बड़ा हमला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहां पर इस दौरान जब हमला हुआ तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। टाइम स्क्वायर यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, भारतीय भी यहां पर रहते हैं और दूर दूर से पर्यटक भी टाइम स्क्वायर पहुंचते हैं। और 17 किलोमीटर की दूरी पर है UN हेडक्वार्टर और साथ ही 34 किलोमीटर की दूरी पर है JFK एयरपोर्ट। और यही वजह है कि इतने जो महत्वपूर्ण स्थान है इस एरिया के पास है। सेंट्रल पार्क भी 16 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां पर ये देखिए हमला हुआ है उसके करीब ही ये पूरे महत्वपूर्ण स्थान है। इसी वजह से इस हमले को बड़ा माना जा रहा है। हालांकि ये भी एक बात है कि अभी तक मास्कमैन गिरफ्तार नहीं हो सका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि
इस हमले की आतंकी घटना के एंगल से जांच नहीं होगी, ऐसा पुलिस ने कहा है। लेकिन यह जरूर कहा गया है कि जल्द से जल्द मास्क मैन को गिरफ्तार किया जाएगा जिसने हमला किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में जो गन रेगुलेशन को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई अमेरिका के अंदर, उस पर भी बातें तेज होंगी, राजनीति तेज हो सकती है। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। न्यूयॉर्क का हमलावर अभी भी गिरफ्त से दूर है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने अब हमलावर का फोटो जारी किया है और उसके बारे में जानकारी देने वाले के लिए $50,000 का इनाम रखा गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। न्यूयॉर्क मेट्रो में हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है हमलावर, लेकिन अब पुलिस की तरफ से हमलावर का फोटो जारी किया गया है और उसकी जानकारी देने वाले को $50,000 का इनाम देने की बात कही गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कल न्यूयॉर्क में हमलावर ने हमला किया था मेट्रो के अंदर, सबवे के अंदर, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि आतंकी घटना से जरूर इनकार किया गया है, लेकिन हमलावर अभी भी गिरफ्त से दूर है, इसीलिए अब फोटो जारी करके इनाम का ऐलान किया गया है। और अब खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई, जहां से रूसी हमले का एक भयानक वीडियो सामने आया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस के सीधे हमले की चपेट में यूक्रेन के कई जवान आ गए। हालांकि ये तस्वीरें कहां की हैं और कब की हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये वीडियो सामने आया है जो कि हैरान कर देने वाला है। हमले की जगह की हालांकि जानकारी नहीं है, वीडियो सामने आया जो कि दहशत फैलाने वाला ये वीडियो, भयानक तस्वीरें लगातार यूक्रेन से सामने आ रही हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस के सीधे हमले की चपेट में यूक्रेन के कई जवान आ गए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। रूसी हमले का एक भयानक वीडियो सामने आया और ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस के सीधे हमले की चपेट में यूक्रेन के कई जवान आ गए हैं। और यूक्रेन का ऐसा दावा है कि रशिया जिस तरह से हमला कर रहा है, टारगेट है सिविलियंस भी, लगातार उनको भी मारने का काम रशियन सैनिक कर रही है। ऐसे में नरसंहार का आरोप यूक्रेन ने लगाया है और साथ ही अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि रूस जो कार्रवाई कर रहा है वो नरसंहार की कार्रवाई है। ऐसे में आज है रूस यूक्रेन युद्ध का 49वां दिन और आज भी लगातार हमले रशिया की तरफ से यूक्रेन में जारी है। इस समय एक और बड़ी खबर आपको दे दें। देखिए, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। नर्मदापुरम के थाने में दिग्विजय के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि रामनवमी जुलूस में बवाल को लेकर दिग्विजय ने गलत जगह का वीडियो डाल दिया था और उसके बाद इस पूरे मामले पर राजनीति बहुत तेज हो गई थी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नर्मदापुरम थाने में दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर आरोप यह लगा है कि दिग्विजय सिंह ने एक फोटो ट्वीट किया था और फोटो ट्वीट करके रामनवमी जुलूस में बवाल को लेकर गलत वीडियो, गलत फोटो ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद लगातार दिग्विजय सिंह सबके निशाने पर हैं और खुद कांग्रेस के एक विधायक भी अब सवाल उठा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह साबित करें कि वो सही है कि नहीं है। वो जो फोटो, वो जो वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है, क्या वो सही है नहीं है, दिग्विजय सिंह को ये साबित करना होगा। ये खुद अब कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस के विधायक की तरफ से भी सवाल उठाए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब नर्मदापुरम थाने में मामला दर्ज हो गया है। दिग्विजय सिंह अब क्या करते हैं वो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी रामनवमी जुलूस को लेकर जो उन्होंने वीडियो ट्वीट किया था, उसके बाद अब दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। आपको बता दें, रामनवमी के दिन कई जगहों पर जुलूस निकला था और उसी दौरान कुछ जगहों पर हिंसा हुई और इन्हीं खबरों को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट कर दिया था। हम वो ट्वीट भी उनका आपको दिखा रहे हैं और उसमें उन्होंने एक फोटो, एक वीडियो साझा किया था जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था ये गलत है, पुराना है, इस तरह की बातें हो रही थी, जिसके बाद अब नर्मदापुरम थाने में मामला दर्ज हो गया है। खरगोन हिंसा की फर्जी फोटो डाली थी दिग्विजय सिंह ने, जिसके बाद से वो निशाने पर थे और अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है नर्मदापुरम थाने में, भोपाल में। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। रामनवमी के दिन खरगोन में हिंसा हुई थी और उसी हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक गलत फोटो ट्वीट किया था, गलत वीडियो ट्वीट किया था, जिसको लेकर लगातार दिग्विजय सिंह निशाने पर थे, राजनीति हो रही थी और अब मामला दर्ज हो गया है। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। ब्रजेश, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? देखिए, जो कल जो दिग्विजय सिंह ने जो खरगोन को लेके एक जो फोटो ट्वीट की थी और जिसको बाद में हटाया, वो फोटो किसी और जगह की थी, उसके बाद पूरी शिवराज सरकार उनके खिलाफ एक्शन में आ गई और उनके खिलाफ कल शाम होते होते भोपाल सहित
3 और जगहों पे जबलपुर, ग्वालियर और नमनापुरम में FIR दर्ज कर ली गई है। आरोप ये लगा है, उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें धार्मिक वैमनस्यता बढ़ाना, दो संप्रदायों के बीच बैर पैदा करना, धार्मिक उन्माद बढ़ाना और IT एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो दरअसल हुआ वही था कि उन्होंने जो फोटो ट्वीट की थी वो बिहार की फोटो थी, उसको खरगोन के संदर्भ में दिया था। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बाद में वो ट्वीट से फोटो हटा ली थी, मगर तब तक उनका वो फोटो वायरल हो चुका था, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दोपहर में जाकर थानों में जगह जगह घेराव किया, आवेदन दिया और उसके बाद भोपाल सहित 3 और जगहों पे इनके मामले दर्ज हो गए हैं। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। नर्मदापुरम के थाने में दिग्विजय के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि रामनवमी जुलूस में बवाल को लेकर दिग्विजय ने गलत जगह का फोटो डाल दिया था। अब इसी पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने रामनवमी के दिन जो बवाल हुआ था खरगोन में, उसको लेकर एक फोटो ट्वीट कर दिया था, जिसको लेकर लगातार बवाल हो रहा था। जुलूस में बवाल का गलत फोटो ट्वीट किया था। कहा यह जा रहा है कि वो पुराना फोटो था, कहीं और का फोटो था, उसको ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। यही वो ट्वीट है जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट के साथ एक फोटो भी जोड़ी थी, जिसे खरगोन में भड़की हिंसा का बताया गया, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। इस पर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस नेता सोहेन वाल्मीकि ने भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट कर पूछा कि दिग्विजय सिंह इस तस्वीर को प्रमाणित करें। मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस ने बीजेपी की शिकायत पर दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज कर लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो ज्ञापन एक प्राप्त हुआ है और हमारे जिले में साइबर नोडल थाना को ये ज्ञापन आगे भेजा जा रहा है। इस पर जांच करके तो उसमें कार्रवाई होनी है, उनके द्वारा की जाएगी। दूसरी तरफ खरगोन जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। रामनवमी को भड़की हिंसा दोबारा न हो, इसके लिए जिले में 4 IPS, 15 DSP, रैपिड एक्शन फोर्स समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वजूद बनाए रखने के लिए राज ठाकरे अब एक नए एजेंडे पर उतर आए हैं। उन्होंने अब मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजे। लंबे समय से राजनीति में अलग थलग पड़े और चुप्पी साधे बैठे राज ठाकरे अब मौका ताड़कर हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता बनने की फिराक में हैं। लाउड स्पीकर जिनको हटाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बाकायदा अल्टीमेटम जारी कर दिया। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। इन तेवरों के साथ राज ठाकरे अपनी नई राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्होंने भी उन्हीं मुद्दों को हवा दी है जो कि बीजेपी के कोर मुद्दे रहे हैं। पण नरेंद्र मोदींना माझं सांगणं आहे, आजही सांगणं आहे, या 2 मागण्या तुम्ही पूर्ण करा। या देशावरती खूप मोठे उपकार होतील। एक म्हणजे या देशामध्ये समान नागरी कायदा आणा। आणि दुसरं म्हणजे या देशातल्या लोकसंख्येवरती पहिल्यांदा नियंत्रण आणता येईल असा कायदा आणा। ये वही राज ठाकरे हैं जो 2019 के चुनाव से पहले पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते थे, लेकिन बाद में ईडी का नोटिस आने के बाद उनके सुर बदल गए। अब तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही सियासी दुश्मनी ने राज ठाकरे के लिए नई संभावनाएं जगाई हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां भूमाफियाओं पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान अलग अलग शहरों में बुलडोजर के जरिए कब्जे की जमीनों को खाली कराया गया। भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार एक्शन में है। यूपी के अलग अलग शहरों में बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जा हटाने का काम जोरों पर चल रहा है।
मुजफ्फरनगर में गौशाला के लिए चिन्हित की हुई सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाया गया। जमीन पर कब्जा शाहनवाज और जकुल्ला नाम के 2 शख्स ने किया था। दोनों ही हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। अलीगढ़ में भी मंगलवार को नगर निगम की टीम ने 2 स्पॉट तय किए। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन को खाली कराया। अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध ये अभियान निरंतर चलता रहेगा जो है। इसके अलावा और भी जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं शहर में, जहां भी अवैध अतिक्रमण जिन्होंने किया हुआ है इसके विरुद्ध हम लोग अभियान चल रहे हैं। बिजनौर जिले के समीपुर में भी बिना कागज के कब्जा की हुई जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। प्लॉट काटे जा रहे थे, लेकिन प्रशासन को जब इसकी भनक लगी तो तस्वीर ही बदल गई। इनके सारे अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया और एक चेतावनी दी गई कि आप बिना स्वीकृति के यदि इसमें एक भी ईंट लगाते हैं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी विधायक शहजिल इस्लाम भी इसकी चपेट में आ गए। बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए ने भी शहजिल इस्लाम के ईंट भट्टे को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही फार्म हाउस समेत 25 दुकानों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। और अब एक बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता दें। देखिए, कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। ठेकेदार संतोष पाटिल की संदिग्ध मौत के मामले में के.एस. ईश्वरप्पा पर मामला दर्ज हुआ है। विपक्ष मंत्री ईश्वरप्पा पर हत्या का आरोप लगा रहा है। ठेकेदार संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और एक तरीके से यह भी कहा था कि मेरी मौत के जिम्मेदार मंत्री होंगे, जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हो गया था और अब मामला दर्ज हो गया। पिंकी राजपुरोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पिंकी, पूरा अपडेट क्या है इस मामले पर? देखिए आदर, आप बता दें कि कॉन्ट्रैक्टर की जो सुसाइड मामला जो सामने आया उसके बाद आज सुबह एफआईआर दर्ज कर ली गई है मिनिस्टर ईश्वरप्पा और साथ ही उनके 2 साथी बसवराज और रमेश के खिलाफ भी। जिस तरह से पूरा मामला कर्नाटक में अब कहीं ना कहीं सियासी मोड़ भी ले चुका है और खुद कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड करने से पहले अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप मैसेज किया था कि उनकी मौत के लिए केवल और केवल ईश्वरप्पा जिम्मेदार होंगे। इससे पहले 11 मार्च को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को भी खत लिखा था और सीधे तौर पर ये जताया था कि किस तरह से उनके साथी और खुद मंत्री ईश्वरप्पा उन्हें लगातार रिश्वत मांग रहे हैं और उन्हें एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस पूरे बवाल के बाद जो है अब सियासत तेज हो गई है और लगातार कांग्रेस जो है अब इस्तीफे की मांग कर रही है। एक और जहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का ये कहना है कि पुलिस इस पर पूरी जांच कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस जो है चुनाव से पहले मुद्दा मिल गया है जहां पर वो बीजेपी को लगातार घेरने में लगी है। बिल्कुल पिंकी, पूरे मामले पर आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी के। वहीं मारियोपोल में ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची और उस थिएटर का जायजा ले लिया हमने जो रूसी सेना के हमले से पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इस वक्त हम लोग मारियोपोल शहर की उस जगह में जा रहे हैं, उस थिएटर में जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई थी, जहां पर लोग ने जो है शरण ले रखी थी, जहां पर छिपे हुए थे लोग शहर में, क्योंकि गोलाबारी हो रही थी। जैसे अभी गोलाबारी की आवाज हम लोग आ रही है। देखिए, पूरा शहर जो है खत्म हो चुका है। उस थिएटर में, जहां थिएटर के अंदर हम लोग चल रहे हैं, ये थिएटर है, ये देखिए, ये बड़ा थिएटर है, मान दिखा रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर जो है आवाज़ अभी भी आ रही है। यहाँ की जो जंग है और जिसके बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन की तरफ से भी कहा गया कि इतने लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। और अब तो इस तरह की भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर केमिकल जो वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन ये पूरा बिल्डिंग जिस तरह से ध्वस्त हुई है, तबाह हुई है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है जमकर जो थी बमबारी और मिसाइलों की। यहाँ पर ये देखिए कैमरामैन मान, ये देखिए अंदर अगर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा लाइट, थोड़ा यहाँ पे लाइट कम है। ये देखिए, ये थिएटर पूरा आगे जाएंगे नहीं क्योंकि हमें बताया गया है कि यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा जो है गिर सकता है। लेकिन ये देखिए, पूरा बिल्डिंग जो थी, यहाँ पर ये थिएटर था। क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, इन सब का इस्तेमाल इस युद्ध में किया गया, रूस यूक्रेन जंग में, जिसमें 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये उसी की एक भयानक तस्वीर बयां करती है कि कितना भयंकर ये युद्ध है जो अभी भी जारी है। मारियोपोल में इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम मौजूद है, उसी थिएटर में जिसको लेकर पूरी दुनिया में इस थिएटर पर जो हमला हुआ था उसको लेकर चर्चा में आया मारियोपोल। और पूरा शहर, ये थिएटर तो एक ही है, पूरे सब बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं। कैमरामैन मान के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, मारियोपोल। वहीं रूस समर्थित दोनेत्स्क मिलिशिया के कब्जे के दावे के बाद मारियोपोल की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं।
मारियोपोल में पिछले 40-45 दिन से जंग चल रही थी और अब जाके जो डोनेट्स जो मिलिशिया है, जो रूस समर्थित डोनेट्स मिलिशिया है, उसने कहा कि पूरे इस इलाके में मारियोपोल शहर में उसका कब्जा हो गया है। और अब इस कब्जा होने के बाद क्योंकि 40-45 दिन से जंग चल रही थी, लोगों के लिए खाने पीने की किल्लत थी, दिक्कत थी, इसीलिए जैसे ही मारियोपोल शहर में हम लोग दाखिल हुए, यहाँ पर रूसी सेना ने यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम, कपड़े तक के इंतज़ाम यहाँ पर किया। ये हम लोग देख रहे हैं कि जेड गाड़ी जो रूसी सेना की है और उनके जो सैनिक हैं, यहाँ पर जो महिला सैनिक भी हैं, वो सभी जो स्थानीय लोग हैं उनको खाने पीने का सामान यहाँ पर ये पॉलीथीन बैग्स में दे रहे हैं। कपड़े तक भी यहाँ पर हैं और जहाँ तक नज़र जाएगी, देखिए ये लाइन देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें भी ये हिदायत दी गई कि बिल्कुल सावधानी बरतती हैं। अभी जंग जरूर खत्म हो चुकी है, लेकिन मिसाइल कहीं से भी यहाँ आकर गिर सकती है या फिर यूएवी यानी कि ड्रोन से भी अटैक यहाँ पर हो सकता है, इसलिए हमें बहुत संभल कर रहना है और उसके लिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। और हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि अगर हम अपने रिस्क पे ही यहाँ मारियोपोल शहर में आ सकते हैं, नहीं तो हम इस शहर में दाखिल ना हो। लेकिन हम एबीपी न्यूज़, मैं और कैमरामैन मान यहाँ पर पहुँचे हैं ये दिखाने के लिए कि दुनिया में जो इस वक्त सबसे भयंकर जंग चल रही है वो यहाँ डॉनबास इलाके में, डोनेट्स्क के मारियोपोल इलाके में। कैमरामैन मान के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, मारियोपोल। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, जहां छावनी में तब्दील हो चुके कीव का दिल कहे जाने वाले इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर क्या हालात हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। यूक्रेन की राजधानी कीव में जिस जगह पर हम मौजूद है, इसका बहुत ही ऐतिहासिक और सांकेतिक महत्व है। इस जगह को कीव का इंडिपेंडेंस स्क्वायर कहा जाता है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर यानी स्वतंत्रता देवी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है और प्रतीकात्मक तौर पर ये यूक्रेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और इसीलिए यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया है। लोगों का मनोबल बना रहे और इसीलिए हर छत, हर इमारत पर, हर खिड़की पर आपको यूक्रेन का जो झंडा है, जो नीले और पीले रंग का आपको झंडा है, वो नजर आएगा। साथ ही साथ सामने देखें, इंडिपेंडेंस स्क्वायर के ठीक सामने जो ये सेंट्रल पार्क है और वहाँ भी प्रतिमा है, वहाँ पर भी बंकर बनाए गए हैं, वहाँ पर मिलिट्री तैनात की गई है। गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। आप देखें यहाँ पर मिलिट्री के जो लोग हैं, साथ ही साथ पुलिस के लोग हैं, वो हर गाड़ी की चेकिंग करते हैं। विशेष तौर पर वो वाहन जो यूरोप के अन्य देशों से कीव में आए हुए थे, अधिकतर वाहन यहाँ पर लोग छोड़कर चले गए थे कि जिस प्रकार से मिलिट्री की तैनाती यहाँ पर है, लगभग इसी प्रकार की तैनाती लगभग जितने भी संवेदनशील जगह है, विशेष ठिकाने हैं, सरकारी ठिकाने हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उन जगहों पर इसी प्रकार से मिलिट्री ने इलाकों को अपने हाथ में लिया हुआ है और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, कीव, यूक्रेन। और बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में सत्ता संभालते ही शहबाज शरीफ ने सबसे पहला तोहफा दिया अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को। अब नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रास्ता साफ हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अपने वतन से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में बैठे नवाज शरीफ के अच्छे दिन आ गए हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने जो पहला अहम फैसला किया, उसमें पूर्व पीएम नवाज शरीफ को तत्काल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट पिछले साल 16 फरवरी को रद्द कर दिया गया था। अब वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर ईद के बाद पाकिस्तान वापस लौट सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी का जो है वो सफर का आगाज हुआ जाता है और उस सिलसिले में जो सबसे पहली कड़ी है, उनके पासपोर्ट जो है उसकी तजदीद करवाने का फैसला किया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ की जो पासपोर्ट की मियाद थी वो भी खत्म हो चुकी थी। नवाज शरीफ के साथ ही उनके करीबी पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार को भी पासपोर्ट जारी होगा, लेकिन उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं बल्कि नॉर्मल पासपोर्ट जारी किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के लिए लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने को कहा है। हालांकि कोर्ट से तय हुई सजा की वजह से नवाज को लंदन से लौटते ही सीधे जेल जाना होगा। और अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत लगातार मदद कर रहा है। चावल की एक बड़ी खेप जब कोलंबो पहुंची तो श्रीलंका की सरकार ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को भारत की तरफ से मदद का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को 11,000 मीट्रिक टन चावल से भरा जहाज भारत से कोलंबो पहुंचा।
पहले ईंधन की सप्लाई आई भारत से और अब भारत से 11,000 मीट्रिक टन चावल की खेप आई है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के तट पर। हम उसी जहाज पर मौजूद हैं जिस जहाज में भरकर 11,000 मीट्रिक टन चावल श्रीलंका तक पहुंचाया गया है। वहीं श्रीलंका सरकार ने कठिन समय में भारत की इस मदद का आभार भी जताया। These forms of support, I think it signifies जो इंडिया श्रीलंका के रिश्ता के साथ कितना इम्पोर्टेंस अटैच करता है और श्रीलंका के लोगों को, I mean people of श्रीलंका को, you know, for their well-being कितना इंडिया इम्पोर्टेंस अटैच करता है। I think this is a very strong message in that. भारत ने खाद्यान्न, दवा जैसी जरूरी सामग्री के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन तय की है। बीते 2 दिनों में ही 16,000 मीट्रिक टन चावल की खेप श्रीलंका पहुंच चुकी है। भारत ने डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल के लिए $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है। श्रीलंकाई रुपए की हालत सुधारने के लिए $400 मिलियन करेंसी स्वैप और $500 मिलियन का सहयोग भी भारत की तरफ से किया गया है। चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका को मदद पहुंचाने वाला भारत पहला देश है। कोलंबो से संवाददाता जैनेन्द्र कुमार की रिपोर्ट। एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में एक मां अपने 9 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत करती नजर आई थी और इस महिला को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अपने 9 महीने की बच्ची का रोना इस महिला को इतना नागवार गुजरा कि उसने बेरहमी से मासूम की पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो भी देखिए, विचलित कर देने वाला ये वीडियो है। एक महिला अपने 9 महीने की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करती हुई नजर आ रही है, बेरहमी से पीटती हुई नजर आ रही है और गोदी से उठाकर उसको फेंकती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब इस महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब एक काम की खबर आपको बता देते हैं। देखिए, यूजीसी ने डिग्री कोर्स को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक छात्र को एक ही वक्त में 2 डिग्री कोर्स अब छात्र कर पाएंगे। क्या कहते हैं यूजीसी के नए नियम, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। छात्रों के लिए खुशखबरी है। यूजीसी ने ऐलान किया है कि अब छात्र एक साथ एक ही वक्त में एक ही कॉलेज से 2 डिग्रियों की पढ़ाई कर सकेंगे। अगर छात्र चाहें तो 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से भी 2 डिग्री कोर्स एक साथ कर सकेंगे। इसके लिए यूजीसी जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा। दरअसल केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक छात्रों में स्किल डेवलपमेंट के लिए नए प्रयास होने चाहिए, जिसे लेकर अब यूजीसी ने डिग्री कोर्स के नए पैटर्न पर काम किया है। अब एक साथ फुल टाइम 2 डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं। एक ही यूनिवर्सिटी या फिर अलग अलग संस्थाओं से डिग्री कोर्स कर सकेंगे। छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई के दोनों ही विकल्प मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी छात्र 2 ग्रेजुएशन या 2 पोस्ट ग्रेजुएशन या 2 डिप्लोमा कोर्स एक साथ कर सकता है। अब देखिए इरफान सर का कार्टून। एमएलसी इलेक्शन में कैसे चला बुलडोजर, बता रहे हैं कार्टूनिस्ट इरफान। यूपी में बुलडोजर का काम जारी है। अब लगता है जैसे कि साइकिल लेन जो सड़कों पर थोड़ी बहुत बची थी वो भी अब खत्म ही हो जाएगी। देखिए, 36 में से 33 सीटें बीजेपी को मिली हैं एमएलसी चुनाव में। अब बेचारे साइकिल सवार करें तो क्या करें। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल आज के सफर में नमस्ते भारत के इतना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।